देखिए हम लोग एक्सचेंज रेट पढ़ते रहे, विनिमय दर। ठीक है, क्या है एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट जो है किसी भी जब दो देशों की मुद्राओं, दो देशों का मुद्रा को, ठीक है, दो देशों के बीच मुद्राओं का लेन देन, ठीक है, जिस दर पर की जाती है वह विनिमय दर कहलाता है। ठीक है, यही है परिभाषा, विनिमय दर कहलाता है। देखिए आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होता है मतलब एक देश दूसरे देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी आयात और निर्यात करता है, या कई देशों के साथ आयात और निर्यात करता है, तो चूंकि आप जानते हैं कि सभी देशों का मुद्राएं अलग अलग है, सब देश का अलग अलग अपनी करेंसी है, और उस करेंसी के आधार पर जो है उसका अपना लेन देन होता है घरेलू बाजार में। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है तो उसके अपनी घरेलू मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलन में नहीं होती है, स्वीकार नहीं करता है लोग। ठीक है, तो अब उसके लिए एक मानक मुद्रा तय कर दी जाती है जिसका नाम है डॉलर। ठीक है, तो जो मानक मुद्रा है वह मानक मुद्रा वह डॉलर हो जाता है। ठीक है, डॉलर अमेरिकन डॉलर है। ठीक है, डॉलर है। तो इस डॉलर से आपके किसी भी देश की मुद्रा का तुलना किया जाता है। आप जैसे मान लेते हैं कि भारतीय है, ठीक है, इंडियन है, तो भारतीय करेंसी जो है वह क्या है, रुपी से है हमारा। ठीक है, और यूएसए का जो करेंसी है वह है डॉलर है हमारा। ठीक है, तो ये बताता है कि अगर इसका हम एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा अभी 80 रुपये है, 80 रुपीज़ बराबर $1 है। ठीक है, अर्थात इसका ये विनिमय दर है ये। अब इसके आधार पर जितना हम करेंगे आदान प्रदान, अगर मान ले $10 का लेते 10 हो जाएगा हमारा, $50 लेंगे तो 50 हो जाएगा, 60 लेंगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन मानक हमारा 80 रुपये ही रहेगा। $80 बराबर 80 रुपये बराबर $1। अर्थात हमारा क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इस डॉलर के तुलना में हमको 80 इकाई पैसा देना होगा और $1 हमें मिलेगा। तो इसी मानक पर जो है दो देशों के बीच मुद्राओं का लेन देन होता है और उसी मुद्राओं के आधार पर व्यापार का मूल्य भी अंकित किया जाता है। तो जब दो देशों के बीच या कई अन्य देशों के बीच, है ना, विदेशी व्यापार हेतु मुद्राओं का आदान प्रदान की जाती है, मुद्राओं का लेन देन किया जाता है, तो इसे हम, और जिस दर पर मुद्राओं का लेन देन होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं विनिमय दर। इसको हम लोग एक्सचेंज रेट बोलते हैं, विनिमय दर बोला जाता है। ठीक है ना, ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो अब अगर मान लेते हैं कि आप 4 देशों से आप कर रहे हैं, मान जैसे कि आप ये इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया जो है एग्रीमेंट किया हुआ यूएसए से भी, एग्रीमेंट किया है यूके से भी, एग्रीमेंट किया है आपको जो है फ्रांस से भी, ठीक है, और एग्रीमेंट चाइना से भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से चारों से अगर व्यापार हो रहा है, कहीं से आयात, कहीं से निर्यात, कहीं से कुछ, तो आखिर इंडिया क्या, इंडिया के रुपीस है, थोड़ी ये रुपीस लेगा, ये नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा। अभी हाल के दिनों में अब रुपीस, चूंकि कई देश रुपीस को स्वीकार करने के लिए स्वीकृति दी है, लेकिन अभी प्रक्रिया में है। तो जब भी ये करेगा तो देखेगा कि यूके मांगेगा पाउंड, ये मांगेगा डॉलर, ये मांगेगा फ्रैंक, और ये मांगेगा युआन। ठीक है, तो जो भी मांगेगा अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं हैं, नहीं होगा तब कहेगा कि सब मिलकर डॉलर पे आप दे दीजिए, डॉलर पे दे दीजिए, डॉलर का व्यापार कीजिए। तो इसलिए मानक मुद्रा डॉलर को लिया गया, डॉलर पर ही पूरे देश का व्यापार चलता है। तो जिस दर पर अगर यूके से व्यापार हुआ डॉलर में पेमेंट हुआ, यूएसए चाइना से हुआ डॉलर में पेमेंट हुआ, फ्रांस से हुआ तो डॉलर में पेमेंट हुआ, तो इस तरह से यह पेमेंट चलते रहता है। और इसे ही जिस दर से आदान प्रदान की जाती है उसे ही हम विनिमय दर, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत होता है, चलता है। तो अब आता है कि विनिमय दर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत तेजी से निकालेंगे इसको, ज़्यादा इसमें बहुत डीप नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें एक सिद्धांत हमको पढ़ाना है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आएगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है इसमें। बाकी छोटा छोटा सवाल इसमें से पूछता है तो पूछेगा, बना लिख दीजिएगा। तो एक्सचेंज रेट क्लियर हो गया। तो विनिमय दर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के विनिमय दर। ठीक है, एक है स्थिर विनिमय दर, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, और दूसरा होता है परिवर्तनशील विनिमय दर।
या इसको बोलते हैं तैरती, फ्लोटिंग, तैरती विनिमय दर, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखिए जब फिक्स विनिमय दर का मतलब हुआ जब मुद्रा अधिकारी के द्वारा दर तय कर दी जाती है, दर अर्थात विनिमय दर तय कर दी जाती है, और उसी पर होता रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें मुद्रा अधिकारी में कौन आते हैं? आरबीआई। तो जब आरबीआई के द्वारा डॉलर की तुलना में रुपीस का मूल्य तय कर दिया गया, कितना डॉलर? $1 बराबर 80 रुपए फिक्स कर दिया गया, तो ये हो गया फिक्स रेट हो गया। अब जितना भी व्यापार होगा इसी पर चलता रहेगा, इसी पर होता रहेगा, चलता रहेगा। तो कहता है इसे बोलते हैं स्थिर विनिमय दर। अब बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव, लेकिन ये रेट फिक्स रहेगा और इस रेट पर चलता रहेगा। और वेरिएबल या तैरती विनिमय दर क्या होता है कि जब बाजार में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग एवं आपूर्ति किसका? मुद्रा का मांग एवं आपूर्ति द्वारा दर तय होती हो तो इसे तैरती या परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। अर्थात देखिए वहां भी क्या होता है, वहां डिमांड एंड सप्लाई वहां भी काम करता है। तो आप कभी कभी सुनते होंगे कि रुपए धड़ाम से गिर गया, या रुपए जो है का 20 पैसा मूल्य कम हो गया, डॉलर के मुकाबले जो है रुपए बहुत सस्ता हो गया, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है? ये होता है विश्व बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का मांग और मुद्रा की आपूर्ति के द्वारा होता है। तो आप जानते हैं कि जब आपूर्ति अधिक होगा उसकी क्या हो जाएगी? उसकी मूल्य क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब आपूर्ति कम होगा उसकी मूल्य अधिक हो जाएगी। तो सारा डॉलर पर निर्भर करता है कि डॉलर कितना मजबूत हुआ। तो जब डॉलर मजबूत होगा तो रुपए कमजोर हो जाएगा, और जब रुपए मजबूत होगा तो डॉलर कमजोर हो जाएगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई दोनों का चलते रहता है। और जब बहुत ज्यादा रुपए अगर कमजोर हो जाता है तब ये आरबीआई उसमें इंटरफेयर करती है, और हमारे यहाँ जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको फ्लो कर देती है। उतना डॉलर विश्व बाजार में पंप कर देती है, बेच देती है। तो भारतीय रुपीस के तुलना में वह फिर बैलेंस में आ जाता है, और वहाँ पर डिमांड रेट चलते रहता है वहाँ पर। तो ये दोनों डिमांड और सप्लाई के द्वारा विश्व बाजार में विनिमय दर का निर्धारण होता है। उसको एक डायग्राम से देख लीजिए मैंने। अब देखिए जैसे मान लेते हैं ये, ठीक है ना, ये डिमांड है, डिमांड ऑफ भारतीय रुपीस कर दिए या करेंसी कर दीजिए, मनी का है। तो कहता है कि जब यहाँ विनिमय दर एक्सचेंज रेट है, तो कहता है कि जब एक्सचेंज रेट मान लेते हैं कि हाई है, ठीक है, एक्स है, x1 है या x2 है, ठीक है। तो यहाँ पर q1 है, q2 है और q3 है। ये क्या कहता है कि क्वांटिटी है, मांग है, डिमांड है, डिमांड या क्वांटिटी है। कहता है कि जब विनिमय दर x रहता है या x1 रहता है, x1 कर दीजिए, इसको x2 x3 कर दीजिए तो आसान हो जाएगा। x1 रहता है तो इसकी मांग x3 होती है। अर्थात जब एक्सचेंज रेट कम होता है तो मांग उसकी ज़्यादा होती है, किसका? मुद्रा की मांग। और जब एक्सचेंज रेट अधिक होता है तो मुद्रा की मांग कम होती है, और ऊपर अधिक होता है तो और कम होती है। जिसके कारण जो मुद्रा का जो डिमांड कर्व है वह डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है। अर्थात दोनों में विपरीत संबंध है। जब एक्सचेंज रेट अधिक होगा तो उसकी मुद्रा की मांग कम होगी, और जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी। ये कहता है, ये डिमांड फैक्टर कहता है। सप्लाई फैक्टर क्या कहता है? सप्लाई फैक्टर कहता है कि सप्लाई में पॉजिटिव होता है। अर्थात रेट अगर कम है, मान लिया R1 है, ठीक है, तो ये X1 है। मान लिया रेट बढ़ के हो गया R2 तो ये हो गया X2, और रेट हो गया R3 तो ये भी हो गया X3, ठीक है। अर्थात पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि ये सप्लाई कर्व है। दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी है और सप्लाई ऑफ मनी। देखिए कहता है कि अगर रेट कम है तो कम सप्लाई होगा, रेट अगर ज़्यादा है भारतीय रुपीस का तो ज़्यादा सप्लाई होगा, और ज़्यादा है तो और ज़्यादा सप्लाई होगा। अर्थात ये पॉजिटिव स्लोप में जाएगा।
और डिमांड जो है वह नेगेटिव स्लोप में जाता है। ये दोनों मिलकर और पूरे जिस तरह से मार्केट में वस्तु का मूल्य का निर्धारण, उसी तरह से इसका भी मूल्य का निर्धारण होता है। तो ये सप्लाई ऑफ मनी पॉजिटिव स्लोप एंड डिमांड फॉर द मनी द नेगेटिव स्लोप। whenever the rate is higher, the demand of money, the quantity of money is the less. Whenever the rate of exchange is the low, the quantity of the demand for money is the high. It is the, है ना, it is the market force of the international market, है ना, which will be determined the exchange rate in the world market. यही exchange rate को निर्धारित करता है। तो देखिए कैसे होता है इसको, दोनों चित्र बना लिए, तो बनाइए जल्दी से। एक्सचेंज रेट है, ये एक्सचेंज रेट है, ये है सप्लाई, ये है एक्सचेंज रेट है डिमांड में। इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है और ये होता है। यहाँ पर है डिमांड फॉर मनी और यहाँ है सप्लाई ऑफ मनी। मनी का मतलब करेंसी, ठीक है। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मनी, एक्सचेंज रेट है ये क्वांटिटी ऑफ मनी। आप डॉलर लीजिए या रुपीस लीजिए, जो भी लीजिए उसी तरीका से होता है। अब कहता है कि वेयर द एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइंड। तो एक्सचेंज रेट कहाँ होगा? जहां पर डिमांड बराबर क्या है, ठीक है, डिमांड फॉर मनी इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ मनी, जहां दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात डी बराबर एस होगा, वहीं पर एक्सचेंज रेट का निर्धारण होगा। ये अभी जो बनाए थे चित्र वही है, डिमांड फॉर मनी और ये डिमांड फॉर मनी। दिस इज द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को। ई पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट किया तो इसकी ये क्वांटिटी हो गई और इसका ये एक्सचेंज रेट हो गया। मान लेते हैं कि पी हो गया, ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है। ये यहाँ पर विनिमय दर का निर्धारण ई बिंदु पर हो, क्यों? क्योंकि यहाँ डिमांड बराबर सप्लाई है। लेकिन अगर एक और स्थिति लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से लेते हैं P1 लेते हैं और एक स्थिति यहाँ भी लेते हैं P2 लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या देखते हैं हम? यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो P1 पर है, जो P1 है, इसको यहाँ जो P1 है यहाँ पर क्या है, देखिए डिमांड कम है और सप्लाई अधिक है। ये दोनों पीरियड में जो है यहाँ पर है डिमांड लेस देन सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा, इतना सप्लाई है, अब मुद्रा की मात्रा इतना ही है, तो मुद्रा की मात्रा इतना ही है, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब मांग कम हो, सप्लाई अधिक हो, तो एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है। अब नीचे आज यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या हो रहा है? सप्लाई कम है, अर्थात डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, ठीक है, मांग अधिक है और आपूर्ति कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऊपर की ओर चढ़ेगा ये। और यहाँ पर जब डिमांड कम है, सप्लाई अधिक है, तो नीचे की ओर आएगा। तो इसमें जो है ये जाएगा ऊपर की ओर, इससे आएगा नीचे की ओर। अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे को बराबर करेगा और वहां पर एक्सचेंज रेट का तय हो जाएगा। यही एक्सचेंज रेट हो जाता है। यानी ई बिंदु पर डिमांड बराबर सप्लाई है, यहीं पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। रेस्ट कंडीशन में डिमांड सप्लाई में अंतर है, इसलिए वहां पर क्या होता है? नहीं होता है वहां पर। ये चीज दोनों ध्यान रखने का। एक्सचेंज रेट का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। उस बिंदु पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का विनिमय दर, जो करेंसी है, उसके विनिमय दर का निर्धारण होता है। और यही है उसकी थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी नोट्स में उपलब्ध होगा ही, पढ़ लीजिएगा, सब होगा, सब उसी में होगा। देखिए, आप कई बार पूछा है कि स्थिर विनिमय दर का क्या क्या लाभ है, तो सिंपल सी बात है, स्थिर विनिमय दर का क्या हानि है, या परिवर्तनशील दर का क्या लाभ है, क्या हानि है, तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, और तो कुछ बताना है ही नहीं है। अब देखिए, जैसे बात करते हैं लाभ की, ठीक है, स्थिर विनिमय दर में आप जाते होंगे बैंक में, तो जब बैंक में जाते हैं तो मैनेजर आपसे पूछता है कि आपको किस तरह का लोन चाहिए, तो आप बोलते हैं हमको कंज्यूमर लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए। कहेगा ठीक है, सब उपलब्ध है, तो आप इसके लिए कोलेटरल लाइए, ले आते हैं। फिर कहता है कौन सा रेट में दे आपको,
फिक्स रेट में दे या फ्लोटिंग रेट में दे, ठीक है। तो आप कहते हैं कि हम समझे नहीं, बताइए मतलब क्या हुआ। तो वो कहता है कि फिक्स रेट का मतलब हुआ कि 8.5% की दर से ब्याज दर पर आपको फिक्स में लोन मिलेगा और ये हमेशा 8.5% के हिसाब से आपको लगता रहेगा, तो आप निश्चिंत रहेंगे, इस पर ले लीजिए आप अपना। और फ्लोटिंग रेट में जब देंगे तो वह घटते बढ़ते रहेगा। हो सकता है कल आरबीआई रेपो रेट घटा देगी तो हम भी ब्याज दर घटा देंगे, वो बढ़ा देगी तो हम भी बढ़ा देंगे। तो कहने का अर्थ है कि वो आपको घटते, ईएमआई आपका घटता बढ़ता रहेगा। तो फ्लोटिंग रेट में हानि क्या होती है, कभी कम और कभी ज्यादा हो सकता है। फिक्स रेट में है कि हमेशा एक समान रहेगा, चाहे आपका सरकार की नीति कुछ भी हो, कुछ भी आए। तो कहता है कि जो मुद्रा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब स्थिर विनिमय दर पर किया जाता है तो उससे क्या होता है, व्यापार का प्रोत्साहन होता है, लाभ बढ़ता है, क्योंकि आप निश्चिंत हैं इतना रेट पर हमको मुद्रा आएगा ही। कल पता चला कि कोई दो देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में युद्ध हो गई, दो महाशक्ति आपस में लड़ गई, तो धड़ाम से एक्सचेंज रेट आपका नीचे गिर जाएगा, आपकी मुद्रा का वैल्यू नहीं रहेगा, डॉलर काफ़ी ऊपर चला जाएगा, तो आपको आयात निर्यात करने में परेशानी होगी। अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो आयात क्या होता है, निर्यात जो हो जाता है वह ज़्यादा सस्ता हो जाएगा आपको, मतलब आपका ज़्यादा लोग उसको मांगने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वस्तु सस्ती हो जाएगी डॉलर के तुलना में। लेकिन अगर डॉलर के तुलना में आपका अगर मुद्रा स्थिर है, बहुत मजबूत है, तो आपको इनकम ज़्यादा आता रहेगा। और नहीं तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर रुपए का मूल्य गिरा तो $1 के बदले 100 रुपये आपको देना पड़ गया, तो 20 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं आप, कल तक 80 दे रहे थे अब 100 रुपये दे रहे हैं। तो ये सारा चीज़ अंतर होने लगता है वहाँ। अगर आपकी मजबूत हो गई तो कम रुपए देना होगा, डॉलर आपके पास आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो विश्व बाजार में एक्सचेंज रेट के द्वारा वो तय होते रहता है। तो फ्लोटिंग रेट का मतलब यही हुआ। तो कहता है इसमें क्या लाभ होता है, पहला लाभ होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या मिलेगी, आर्थिक एकीकरण, यानी कि आपको अतिरिक्त लाभ मिलता रहेगा स्थिर वाले में, ठीक है ना। दूसरा होगा कि आपका भुगतान संतुलन अनुकूल बना रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि विश्व के अन्य देशों के साथ मैंने इतना व्यापार किया है तो मेरा इतना आमदनी आएगा ही आएगा। लेकिन फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग में फिर आपको परेशानी हो सकती है, हो सकता है कि आपको कम आमद मिले, कम आय आपको प्राप्ति, इनफ्लो ऑफ द इनकम कम हो जाए आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ने का चीज़ है, इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो इसको आप आराम से समझ लेंगे, ठीक है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ठीक है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत, समता का मतलब समान होता है, इक्वलिटी लाना, इक्वल लाना, इक्वलिटी, ठीक है। देखिए कहता है जो क्रय शक्ति है किसका, मुद्रा का, मनी का जो क्रय शक्ति, जो परचेजिंग पावर है किसका, मनी का। तो मनी का जो परचेजिंग पावर है पीपीपी, ठीक है, इसको पीपीपी थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसको पैरिटी करना है, किससे पैरिटी करना है, मान लेते हैं कि रुपीस है, 80 रुपये है बराबर $1 है, ठीक है। इसमें पैरिटी कैसे कर पाइएगा, कैसे अंतर होगा, ये कौन कह दिया $1 बराबर 80 रुपये, काहे नहीं 50 रुपये बराबर $1 होगा। तो इसमें जो है, जो अर्थशास्त्री थे गुस्टाव कैसल, ठीक है ना, उन्होंने इसको बताया एक बास्केट के उदाहरण लेकर कहा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कहा कि अमेरिका में एक बास्केट है, ठीक है, ये यूएसए का बास्केट है, ठीक है ना, और इसमें जो वस्तुएं हैं, और ये इंडिया के वस्तुएं का बास्केट है, ठीक है। तो इसमें जो इंडिया का है, इसमें जो सामान है, ठीक है, जो आर्टिकल है, और इसमें जो यूएसए का जो सामान है, ठीक है। तो कहता है कि जो सामान हम यूएसए में खरीदते हैं, ठीक है, और वही सामान अगर इंडिया में हम खरीदते हैं, इंडिया में, तो एक पैरिटी आ जाता है दोनों में, क्योंकि सामान इक्वल है, दोनों का जो गुड्स है ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो दोनों जो बराबर है, और यहां पर लगता है $1। इतना ही सामान खरीदने में अमेरिका में $1 लगता है, और इतना ही सामान इंडिया में खरीदने पर 80 रुपये लगता है। तो हम कह सकते हैं कि $1 बराबर 80 रुपये है, 80 रुपये। तो दोनों के मुद्रा की जो पैरिटी है, पैरिटी मतलब समानता, ठीक है, और जो परचेजिंग पावर है वह इक्वल है, ठीक है। अब अगर इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि जो सामान इंडिया में हम खरीदे, देखिए किसी का वॉइस जो है ऑन रह गया, उसको म्यूट कीजिए, ठीक है, इंडिया में खरीदे या अमेरिका में खरीदे, तो मान लेते हैं अमेरिका में जो खरीदे जितना सामान, उतना इंडिया में नहीं हो पा रहा है,
इसका मतलब है कि डॉलर मजबूत है, रुपए कमजोर है। दूसरा चीज हो सकता है कि कितना सामान, पता नहीं अब क्या, आप लोग देख लीजिए, हमको आइडिया नहीं है। देखिए यहां अगर इंडिया में आप, अब नहीं पता है, बच्चे नोटिस पढ़ लीजिएगा, कोई बच्चा बोल रहा था अभी, हमको आइडिया नहीं है अभी इसमें, हम अच्छा, तो जिसका होगा जाके देगा, जिसका नहीं होगा नहीं देगा। और चेयरमैन को मेल कीजिए, लिखिए, और लिखिए। तो अगर आप इंडिया में उतना सामान आप खरीदते हैं, अमेरिका में उतना ही सामान नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि डॉलर कमजोर है और रुपए मजबूत है। ठीक है, ये दोनों में चलता रहता है। इसीलिए गुस्ताव कैसल ने कहा कि इसको पैरिटी करके देखेंगे कि दोनों के मुद्रा में कितने का अंतर होता है, और इसी से वह विनिमय दर तय हो जाता है। कब? परचेजिंग पावर से। यानी कि डॉलर का परचेजिंग पावर कितना है और रुपीस का परचेजिंग पावर कितना है। अगर उतना ही रुपया में भारत में ज्यादा सामान अगर मिल जाता है, मान लेते हैं, तो भारत की परचेजिंग पावर, रुपए का परचेजिंग पावर अधिक है। और अमेरिका में अगर नहीं मिल पाता उतना ही सामान और ज्यादा डॉलर देना पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि इस टोकरा में जितना सामान था वो 80 में हो गया और यहाँ $2 में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 80 में हो गया, तो इसका मतलब है कि रुपए मजबूत है और डॉलर क्या है? कमजोर है। अर्थात ज्यादा डॉलर देना पड़ रहा है उतना ही बास्केट का सामान खरीदने के लिए। मान लो इसमें 10 तरह का सामान, इसमें भी 10 तरह का सामान। तो इस तरह से उन्होंने पैरिटी लाने की कोशिश किया। इसे ही हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत कहते हैं। अर्थात इसमें क्या बताता है? इसमें बताता है कि जब दो देशों के मुद्राओं का जो उसकी क्रय शक्ति क्षमता है, अगर दोनों के क्रय शक्ति को अगर आपस में मिला लिया जाए, अर्थात जितना सामान एक देश में खरीदा जाता है उतना ही सामान दूसरे देश में खरीदा जाए, और दोनों के मुद्रा की क्रय शक्ति को अगर मापा जाए और दोनों को समान कर दिया जाए, और उसके बाद जो विनिमय दर निर्धारित होती है, ये पूरे सिद्धांत को हम क्या पीपीपी थ्योरी अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत या क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहा जाता है। यही है।